गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका क्लास 9th की फ़िज़िक्स में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। क्लास 9th की फ़िज़िक्स में आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिया गया है और जो आपकी निकटस्थ परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में उन्हीं 3 चैप्टर से प्रश्न आएंगे। प्रश्न की प्रकृति के बारे में आपसे कई बार चर्चा हो चुकी है कि जो प्रश्न होंगे वह 15 नंबर के हैं। उसमें आपको बता दिया गया है 4 नंबर के बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न, 4 नंबर के एक निश्चित उत्तरीय प्रश्न और 2 क्वेश्चन आपके लघुत्तरी और एक दीर्घोत्तरी 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो कुछ प्रश्न हम आज आपको उठा के दिखा देते हैं कि किस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और किस तरीके से अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। तो जो चैप्टर आपका प्रथम है भौतिक विज्ञान के सिलेबस में, उस चैप्टर का नाम है गति, बल और कार्य। इकाई है यूनिट, इकाई गति, बल और कार्य, ये आपकी यूनिट है और इसी यूनिट से आपकी परीक्षा होने वाली है। इसमें से जो पहला चैप्टर है अध्याय 1 वह है गति। तो आपने जो पहला चैप्टर क्लास 9th में पढ़ रखा है वो गति है। गति में आपको ध्यान देने की चीज़ यह है कि जब आपको दोनों बार पढ़ाया गया है तो दोनों बार आपको गति के समीकरणों का ग्राफीय निरूपण भी पढ़ाया गया है, लेकिन जो आपका 30% कोर्स में कटौती की गई है उस कटौती के अकॉर्डिंग आपका ग्राफीय निरूपण जो है वह हटा दिया गया है सिलेबस से। तो आपको इसमें सदिश और अदिश राशियां पढ़नी हैं, सरल रेखीय गति पढ़नी है, दूरी पढ़नी है, विस्थापन पढ़ना है, चाल पढ़ना है, वेग पढ़ना है, सदिश वेग एक सदिश राशि है ये पढ़ना है, औसत वेग क्या है ये पढ़ना है, सापेक्ष वेग क्या है ये पढ़ना है, निरपेक्ष वेग क्या है ये पढ़ना है, त्वरण क्या है ये पढ़ना है। और जो गति का ग्राफीय निरूपण था उसको तो पढ़ना है, लेकिन गति के ग्राफीय निरूपण से जो गति के समीकरण निकाले गए हैं उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और साथ ही में आपका जो सिलेबस है उसमें से वृत्तीय गति की जो प्राथमिक अवधारणा है वह भी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम ऐसे ही शॉर्ट में कुछ चीज़ें देखते चलें। तो हम देख लें पहले अदिश राशियां क्या चीज़ होती हैं। अदिश राशियां, तो अदिश राशियां क्या चीज़ होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन भौतिक राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। एक बार फिर, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। रिवीजन काम चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अदिश राशियों में दूरी, चाल, समय, दूरी, चाल, समय, दाब, घनत्व आदि। तो क्या लिखना है आपको कि अगर अदिश राशि की परिभाषा पूछी जा रही है तो क्या कहेंगे कि अदिश राशियां वे भौतिक राशियां कि जिनमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई दिशा नहीं होती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। अब उसमें अगर आपको इसका
पूरा लंबा सा वो देखना है कि कौन कौन सी अदिश में आती हैं, कौन कौन सी सदिश में आती हैं। तो पहले चैप्टर में हमने आपको लिखा रखा है कि अदिश राशियाँ होती हैं द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा, ताप, इतनी चीज़ें। क्या क्या फिर से एक बार देख लीजिए। अदिश में द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप आदि अदिश राशियाँ होती हैं। अदिश राशि विद्युत धारा भी होती है। उसके बाद अगला चीज़ आपका आ गया सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि क्या होती है? तो सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें सदिश राशियाँ, तो सदिश राशियों के लिए क्या लिखेंगे कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, ऐसी राशियों को हम सदिश राशियाँ कहते हैं। तो क्या होगा कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, उन भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण कैसे होंगे? विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग आदि सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है आपका कि दूरी और विस्थापन क्या चीज़ होता है। तो आपको पढ़ाया गया था कि दूरी किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। फिर से देखिए, दूरी क्या है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, जबकि किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। फिर से एक बार देखिए कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, जबकि किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अब अगला टॉपिक आपका आता है चाल। तो चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अगला टॉपिक आपका आता है वेग क्या चीज़ होता है। तो आपको वेग क्या होता है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वंस अगेन, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। और जो वेग होता है वह एक सदिश राशि होती है। ध्यान देने की चीज़ यह है कि दूरी और वेग दोनों का ही मात्रक दूरी बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला आपका है कि एक समान तथा असमान गति। तो एक समान गति क्या होती है कि अगर समान समय अंतराल लिए जाएं, समान कालखंड लिए जाएं और किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी हमेशा बराबर हो, तो एक समान चाल कहलाएगी। क्या कहेंगे कि अगर हम समान समय अंतराल लें, समान कालखंड लें और समान समय अंतरालों समान कालखंडों में किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी समान हो, तो एक समान चाल कहलाती है। इसी तरीके से एक समान वेग क्या कहेंगे कि अगर समान कालखंडों या समान समय अंतरालों में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन समान हो, तो वस्तु का वेग जो है वह एक समान कहलाता है। असमान चाल क्या होगी कि अगर समान कालखंडों में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वह भिन्न भिन्न हो, तो वह असमान वेग कहलाएगी। इसी तरीके से समान कालखंड में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन यदि भिन्न भिन्न हो, तो वह वस्तु की चाल असमान कहलाएगी। इसके अलावा प्रश्न है कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण क्या होता है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं?
त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की समय दर, ध्यान दीजिएगा, त्वरण क्या चीज होती है? वेग बटा समय, इसी को हम वेग परिवर्तन की समय दर कहते हैं। अच्छा, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण क्या होता है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगला चीज आपका है, त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद अगली चीजें हैं गति के समीकरण। तो आपको बताए गए हैं मैथमेटिकली गति के समीकरण को गणितीय विधि से निकालना भी बताया गया है। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। क्या हुआ? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये पहले चैप्टर की एक शॉर्ट समरी हो गई। आप पूरे नोट्स को पढ़ लीजिएगा, पुरानी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। इसके बाद छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स 1 नंबर के, बहुविकल्पी 1 नंबर के और दीर्घोत्तरी हैं इस चैप्टर में। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 2 होता है वह है बल तथा गति के नियम। तो बल तथा गति के नियम में केवल आपको क्या नहीं पढ़नी है? संवेग संरक्षण की प्रारंभिक अवधारणा, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप संवेग संरक्षण की प्राथमिक अवधारणा को नहीं पढ़ेंगे। शेष इस चैप्टर में जितनी चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को पढ़ेंगे, उसी से आपका पेपर आना है। तो कुछ 60 चीज़ें हम आपको पूरा चैप्टर समराइज कर देते हैं। जो चैप्टर 2 आपका है वह है चैप्टर 2 है बल तथा गति के नियम। ये आपका चैप्टर 2 है। तो आपको पहला टॉपिक आता है कि बल क्या चीज़ होता है। तो आपको बताया गया था कि शुद्ध यांत्रिकी में बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। वंस अगेन, शुद्ध यांत्रिकी में बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। अब इसमें बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के 3 नियम आपको बताए गए थे। पहला नियम बताया गया, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में ही बनी रहेगी, यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील बनी रहेगी, जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। एक बार फिर से, गति विषयक प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में बनी रहेगी, यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। गति का दूसरा नियम क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F बराबर ma, जो आप पढ़ते हो, ये सेकेंड लॉ है,
क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। तो ये द्वितीय नियम है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जो लगाया गया बल होता है वह वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, सीधा संबंध होता है। दूसरा हो गया। तीसरा नियम होता है जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एक बार फिर से, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, इसे न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं। अगला जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व के लिए एक छोटी सी परिभाषा है कि वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो अपने वर्तमान गतिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। फिर से, वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो अपने वर्तमान गतिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। दो प्रकार का जड़त्व आपके स्तर में होता है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील बनी रहना चाहेगी और तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और विराम का जड़त्व क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम में बनी रहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर कोई अन्य बाह्य बल न लगाया जाए। अगला टॉपिक आपका बनता है, विराम गति का जड़त्व हो गया। संवेग क्या चीज होता है, तो किसी वस्तु के P बराबर mv, आप याद रखेंगे कि P बराबर m इंटू वी, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। एक बार फिर से, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। P बराबर mv, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, यह एक सदिश राशि होती है। अगला टॉपिक आपका है कि बल तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। तो बल तथा संवेग परिवर्तन में जो संबंध है वह संबंध आपको प्रूव करके दिखाया गया था कि F बराबर ma बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T, यानी संवेग परिवर्तन की जो समय दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो उसको आप देख लीजिएगा कि F जो है F बराबर ma बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब बल का मात्रक क्या होता है, तो कहा गया कि बल का मात्रक जो होता है वह MKS पद्धति में न्यूटन होता है और CGS पद्धति में डाइन होता है। तो आपको बढ़ाया गया कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से आपको पढ़ाया गया 1 डाइन बराबर होता है 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन और डाइन में आपको संबंध लिखा दिया गया है। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, उन न्यूमेरिकल को आप देख लेंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है वह है गुरुत्वाकर्षण, जो आपके इस बार के टेस्ट में दिया जाएगा। तो अंतिम चैप्टर गुरुत्वाकर्षण पर शार्ट समरी हम लोग देख लेते हैं। आप पूरे सिलेबस को ध्यान से पढ़ करके तैयारी कर करके टेस्ट देने का प्रयास करिएगा, परीक्षा देने का प्रयास करिएगा। अगला टॉपिक आपका है टॉपिक 3 गुरुत्वाकर्षण। आपको बताया गया था जो गुरुत्वाकर्षण है वह गुरुत्व और आकर्षण से दीर्घ स्वर संधि जो होती है अकर्षवर्णीय दीर्घा उसके अनुसार जुड़ करके बना हुआ है गुरुत्वाकर्षण शब्द है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण में पहला चीज है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा आपको दी गई थी कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आपको जब इसको पढ़ाया गया तो बताया गया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड जो एक दूसरे के सन्निकट या कुछ दूर पर रखे हुए हैं उनके बीच एक बल कार्य करता है
और उस बल की परिभाषा लिखी गई आपको कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसी बल F को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो न्यूटन ने बताया था कि यदि दो पिंड हैं तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं और ये बल क्या होता है? उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने एक सूत्र दिया था F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड के प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। यह आरोपित बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र आया F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। अब न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या चीज होता है? तो जो हम कैपिटल G लाते हैं यही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। सवालों में आपको याद होगा इसका मान 6.67 और गुणे 10 के घाते ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपको ये मान निकाल करके इसका जी का हर सवाल में रखा जाता था, यानी कि यही जो कैपिटल जी है यही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब आपको एक शार्ट प्रश्न आता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या होता है? तो आपको याद होगा कि आपने लिख रखा था कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। अब जहां m कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है और पृथ्वी की त्रिज्या है। अब गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कैसे होता है? यद्यपि क्लास 11th में आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि पृथ्वी तल पर G का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अब आप कहोगे ऐसा काहे का होता है? तो जो ये पृथ्वी है ये पृथ्वी गोल ना होकर के चपटी है। तो जब आप विषुवत रेखा पर आएंगे तो ये जो r है, ये जो त्रिज्या है पृथ्वी की, ये बड़ी होती है और ध्रुवों पर जो त्रिज्या होती है वो छोटी होती है। इसलिए यहाँ पर g का मान छोटा होता है और यहाँ पर g का मान सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा नंबर 2, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर g का मान घटता है। ज्यों आप पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाएंगे स्मॉल g का मान घटता चला जाएगा, क्योंकि r जो है वह बढ़ता चला जाएगा। फिर पृथ्वी तल से नीचे जाने पर g का मान घटता है, तो पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी g का मान घटता है। इसकी व्याख्या कक्षा 11 में आपको भौतिक विज्ञान में की जाएगी। अब अगला टॉपिक होता है द्रव्यमान क्या चीज़ होता है? तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। फिर से, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। तो और द्रव्यमान को तौलते कैसे हैं? द्रव्यमान को भौतिक तुला से तौला जाता है। जो आपका ये वाला तराजू होता है, इस तराजू से हम क्या करते हैं? द्रव्यमान तौलते हैं। एक तरफ बांट रख देते हैं, एक तरफ सामान रख देते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। जबकि भार क्या होता है? भार W बराबर होता है m इंटू जी, यानी द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। इसे हम कमानीदार तुला से तौलते हैं। एक ऐसे स्प्रिंग बैलेंस होता है और उसमें हुक लगा हुआ होता है, इस पर हम तौलते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर कितने बल से खींच रही है। वही लगाया गया बल ही वस्तु का क्या होता है? भार होता है। अगला चीज है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जब किसी वस्तु की सतह पर लंबवत जो संपूर्ण बल लगता है, उसी संपूर्ण बल को हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। लेकिन उसका मान जो होता है वह न्यूटन होता है। लेकिन जब हम किसी वस्तु की सतह के लंबवत एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम ज्ञात करें, किसी वस्तु की सतह के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम ज्ञात करें,
तो किसी भी वस्तु की सतह के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब का मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद जब कोई वस्तु पानी पर तैरती या डूबती है तो पानी द्वारा उसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है वह उत्प्लावन बल होता है। किसी वस्तु को अगर हम पानी में डालें तो उस पर अभिलंबवत दिशा में ऊपर की तरफ एक बल लगता है, उसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं या उत्प्लावक बल कहते हैं। अगला चीज़ आपका होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि आर्किमिडीज ने बताया कि यदि किसी वस्तु को हम, आर्किमिडीज के सिद्धांत में कह रहे हैं, यदि किसी वस्तु को हम पूरा या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोएं तो द्रव में डुबोने पर वस्तु के भार में कमी आती है और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो जो 3 चैप्टर आपको पढ़ाया गया है उन तीनों चैप्टरों की एक शॉर्ट समरी आपको बता दी गई है। साथ में आप पूरे नोट को देख लेंगे, पूरे वीडियो को देख लेंगे, सावधानी से एक बार पढ़ के पूरे को सिलेबस को तैयार कर लेंगे, जिससे आप परीक्षा में उचित अंक प्राप्त कर सकें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।